Assalamualaikum students, hopefully you are fine. Today we discuss judicial system in common law. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ. ठीक है, उससे भी थोड़ा सी रिलेटेड है लेकिन ये अलग टॉपिक है. उसमें मतलब अगर आप लोग वो देखते हैं आपका एक अलग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और इसी कॉमन लॉ के अबाउट बहुत डीपली आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी. मैं इसमें भी वैसे सारा बताऊंगी. ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशन, इसकी जुडिशियल सिस्टम मतलब जुडिशियल सिस्टम अंडर कॉमन लॉ. ठीक है, और इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसके अंदर ड्रग कोर्ट वगैरह आ जाती हैं, और इसके अलावा शरीयत फेडरल कोर्ट. ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे. फिर इसकी हम पावर एंड फंक्शंस देखेंगे जुडिशरी के. ठीक है, कि इसके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, और इसके मेन और सब पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें ही आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है, और फिर इनकी हम लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह इन सब के हम नंबर्स ऑफ जजेस देखेंगे कि कौन से कोर्ट में कितने कितने हैं, कैसे कैसे हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी कॉम्पोजिशन कितनी है, कितने जजेस हैं और वगैरह वगैरह. क्वालिफिकेशन उनकी क्या होनी चाहिए जज वगैरह के लिए, ओथ टेकिंग कैसे होता है, कौन लेता है इनको, इन जजेस को अपॉइंट कौन करता है, कैसे करता है, इसके पीछे क्या चीज़ है, मतलब ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेरे इसकी ये भी कि इसकी पावर्स एंड फंक्शंस भी कि क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है वगैरह. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन. इसके इंट्रोडक्शन में ना सबसे पहले कॉमन लॉ का. ठीक है, कॉमन लॉ जो है ना ये जजमेंट लॉ होता है, जजेस बनाते हैं, ये प्रेसिडेंट वगैरह पे होता है. ठीक है, बेस्ड ऑन कस्टम. जजमेंट लॉ है. ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह जो कि कोर्ट वगैरह जजेस वगैरह जो प्रेसिडेंट वगैरह बना देते हैं उसके ऊपर भी बेस करता है, लेकिन बेसिक सोर्सेस का कस्टम है. क्यों? क्योंकि जज जो लॉ बनाते हैं वो कस्टम को देखकर ही बनाते हैं ना, इस वजह से कस्टम और प्रेसिडेंट वगैरह. नेक्स्ट ये प्रोवाइड करता है हमें एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हमें ये प्रोटेक्शन करता है हमारे राइट्स की. ठीक है, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को. अगर कोई भी हमारे जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े वगैरह मामला चल जाता है कोर्ट में, ठीक है, उसको रिजॉल्व करता है ये. और हमारे राइट्स वगैरह को, फंडामेंटल राइट्स वगैरह को ये मतलब प्रोटेक्ट करता है वगैरह. नेक्स्ट ये मेंटेन करता है ऑर्डर सोसाइटी में. ठीक है, और चेक एंड बैलेंस करता है ये वगैरह. अब इसके जुडिशियल सिस्टम इसका देख लेते हैं. इसको ना 3 कैटेगरी में मतलब किया हुआ है कोर्ट को. सबसे फर्स्ट पे आती है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जो कि हमारे पाकिस्तान की जो है हाई कोर्ट है. अच्छा, कॉमन लॉ जो है ना वो पाकिस्तान में भी चल रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना पाकिस्तान की एग्जांपल दे रही हूँ. सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है हाई कोर्ट. ठीक है, हाई कोर्ट के बाद शरीयत फेडरल कोर्ट, उसके बाद सारी आ जाती हैं अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट. ठीक है, बेसिकली 3 है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. लेकिन जो शरीयत कोर्ट है ना, शरीयत फेडरल कोर्ट, इसको भी वैसे लिखा जाता है, माना जाता है. ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन सी आ जाती है हमारी, जो है ड्रग कोर्ट आ जाती है. ठीक है, और उसके अलावा सेशन कोर्ट आ जाती है हमारी, और FIR की कोर्ट, टैक्स कोर्ट वगैरह, ये सारी जो कोर्ट्स होती हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स आ जाती हैं हमारी इसमें, एजुकेशनल वगैरह, ये सारी कुछ जो होती है ना, ये सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाती हैं. और इन कोर्ट्स के अबाउट तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं ना वो सिर्फ उनके तक है, वो ऊपर वाली हायर कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. लेकिन अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी प्रेसिडेंट बनाती है वो इन सब पे एप्लीकेबल होगा, सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे. ओके, इसके अबाउट अलग वीडियो बनाइए क्योंकि ये अलग टॉपिक में. ठीक है, प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन में इसके अबाउट सारा बताया गया और प्रेसिडेंट में. अब इसका मीनिंग देखेंगे. मीनिंग में है कोर्ट्स डिसाइडिंग राइट्स एंड रॉन्ग. ठीक है, जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि जो कोर्ट्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं, वो फैसला करती हैं कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो फैसला देती है, जजमेंट सुनाती है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आ जाता है जुडिशियल सिस्टम की, एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स जस्टिस एंड, जस्टिस होता है इंसाफ, प्रोवाइड होता है मुहैया करना. ठीक है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है जस्टिस को और प्रोटेक्ट करता है द राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. किसके राइट्स को? सिटीजन के. ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन जो कि जस्टिस प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन के राइट्स को, सिटीजन के राइट्स को, इट्स कॉल्ड जुडिशरी. ठीक है, जुडिशरी कहलाती है. नेक्स्ट डेफिनेशन है द जुडिशियल सिस्टम इन कॉमन लॉ. ठीक है, कॉमन लॉ में जो जुडिशियल सिस्टम है ये कोर्ट्स
में इंटरप्रेट करता है और अप्लाई करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है तशरीह करता है एंड देन अप्लाई करता है उसको, किसको, लॉ को। क्यों करता है, क्यों लॉ की इंटरप्रिटेशन करता है और अप्लाई करता है, टू रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट्स, ठीक है। कोई ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है या फिर कोई भी किसी भी किस्म का जो है डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर ये लॉ को इंटरप्रेट करता है और अप्लाई करता है। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 18 जजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो होता है वो होता है चीफ जस्टिस, जो कि लीडर होता है ऑल अदर 17 जजेस के, और बाकी 17 जजेस कहलाते हैं एसोसिएट जजेस, ठीक है। अच्छा, अब है इसमें इसकी कॉम्पोजिशन तो हो गई, नंबर ऑफ जज भी हो गए। अब इसकी क्वालिफिकेशंस, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन उसकी पता क्या है। सबसे पहले तो उसको 5 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर वो 5 साल जज उसने एज अ अपने जो सर्व किए हैं 5 साल, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अहल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर तो वो 5 साल नहीं जज बने, फिर उनके पास ये रेमेडी होती है कि वो 15 साल जो है ना उनको लॉ की मतलब प्रैक्टिस करनी होती है। 15 साल लॉ का तजुर्बा होना चाहिए, नहीं तो 5 साल जज का तजुर्बा होना चाहिए हाई कोर्ट में। अब जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है। टोटल 18 जजेस है। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी कि एक कमेटी, ये ना पहले इसका कोई और सारा सिस्टम था, लेकिन रिसेंटली जो 26 अमेंडमेंट हुई है ना पाकिस्तान में, उसके अकॉर्डिंग अब ये सारा कुछ बता रही हूँ मैं, ठीक है। 18 जजेस है। सबसे पहले तो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन, ठीक है। सुप्रीम जुडिशियल कमीशन, इसके ना 8 अरकान होते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से 4 होते हैं पार्लियामेंट से और 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, ठीक है, सीनियर जजेस होते हैं। टोटल हो गए 8। अच्छा, ये जो 8 लोग हैं ना, ये 17 जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल के ना, बाकी जो जितने भी जजेस होते हैं, 4 तो खैर ये खुद होते हैं सीनियर, बाकी जितने भी रह जाते हैं उनकी ये अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, चीफ जस्टिस को निकाल के, चीफ जस्टिस की किसी और तरह होगी मैं बताती हूँ। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, उसको भी यही तश्कील देते हैं, ठीक है, ये सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जो होती है वो। अच्छा, अब ये कि ये जो चीफ जस्टिस होता है इसकी कैसे अपॉइंटमेंट होती है, उसकी ऐसे होती है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के 12 अरकीन होते हैं, ठीक है। आपको जैसे कि सबको पता है कि जो पार्लियामेंट होते हैं उसके 2 हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। हाउस ऑफ सेनेट, एक सेनेट होता है उसमें, ठीक है, और एक होता है नेशनल असेंबली, ठीक है। अब इसके पार्लियामेंट्री कमेटी के 12 अरकीन होते हैं, अरकान होते हैं, जिसमें से नेशनल असेंबली से 8 और सेनेट से 4, 4 लोग सेनेट से होंगे, 8 लोग होंगे नेशनल असेंबली से, टोटल हो गए 12, ठीक है। अब ये जो है ना सुप्रीम जुडिशियल कमीशन, ये मोस्ट सीनियर जजेस, जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे ना, उनके नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को सेंड करेगी, भेजेगी, ठीक है। फिर उन 3 नामों में से जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, ये कोई एक नाम सिलेक्ट करेगी और उसको चीफ जस्टिस कहा जाएगा, ठीक है। जो सबसे हायर, सबसे ऊपर वाले दर्जे के 3 है ना, उन जजेस को लेगी। अगर तो जिसका नाम आ जाता है चीफ जस्टिस, अगर वो एग्री नहीं होता कि मतलब वो ओहदा नहीं संभालने को एग्री होता, तो फिर क्या होगा, फिर उससे नीचे जो 3 जजेस हैं उनकी दोबारा कमेटी को सेंड की जाएगी, उनकी जो है रिक्वेस्ट वगैरह, ठीक है। देखिए 3 लोग आ गए ना, 1 2 3 इस कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये 3 जजेस आ गए, इनमें से एक नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको अगर फॉर एग्जांपल इन सब में से इसको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, वैसे तो ये 17 है ना, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ 3 लिए, ठीक है। 3 हमने सेंड कर दिए पार्लियामेंट्री कमेटी को, उन्होंने ये वाला नंबर 2 वाले जज को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर ये एग्री नहीं अपना ओहदा संभालने पे, तो क्या होता है, इससे निचले जो जजेस होते हैं, अब ये नहीं होगा कि बाकी जो 2 रह गए उसमें से सिलेक्ट हो, नो, फिर 3 को ही भेजा जाएगा, एक 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 वाला, ठीक है। इन तीनों को भेजा जाएगा इसको निकाल के, और उसमें से फिर ये सिलेक्ट करेगी। मतलब ये ऐसा एक प्रोसेस होता है सारा जो कि चलता है, ये अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान के मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसमें काफी कुछ और भी बताया गया, सो मोटो पावर के अबाउट भी बताया गया, लेकिन वो हम आगे जाके इसके पावर्स एंड फंक्शंस में पढ़ेंगे। अच्छा, इस सब के बाद जो है ना प्राइम मिनिस्टर, वो फिर ना प्रेसिडेंट को सिफारिश भेज देगा उस जज के लिए, देन फिर जो है प्रेसिडेंट वगैरह इन सब के जरिए अपॉइंटमेंट हो जाती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, ठीक है, इसकी जो रिटायरमेंट की जो एज है ना सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो है 65 ईयर्स, ठीक है। 65 ईयर्स रिटायरमेंट की एज है लिमिटेड,
और तो और ये सिर्फ 3 साल एज अ चीफ जस्टिस जो है वो वहां पर काम कर सकता है, मतलब एज अ चीफ जस्टिस 3 साल के लिए सिर्फ यहाँ तक होगा। और अगर मतलब 65 से पहले इसके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं ना तो बस इसने उतर जाना है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि 65 पर ही आए। ओके, सो ये सारा प्रोसेस होता है। और अब आ जाती है ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग जो होती है ना, जो चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट के आगे ओवरटेक करता है, मतलब हलफ उठाता है अपनी मतलब एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो हलफ उठाता है वो प्रेसिडेंट के सामने, और जो बाकी अदर जजेस होते हैं ना वो होते हैं चीफ जस्टिस के सामने। अब नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जो है ना वो पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट कोर्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट हर मतलब प्रोविंस में एक होती है। पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट हैं, एक है लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और एक है फेडरल हाई कोर्ट। अच्छा, इसके ना डिफरेंट जगह बेंचेस भी होते हैं। ठीक है, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस हैं, एक भावलपुर में है, एक मुल्तान में और एक रावलपिंडी में है। इसी तरह सिंध के शुकर एंड हैदराबाद। नेक्स्ट है बलोचिस्तान में सीबी तुर्बत। ओके, पेशावर का है अबोक्ताबाद, मेंगोरा और डेरा इस्माइल खान। सो ये सारे बेंचेस वगैरह इन जगह पे अलग अलग होते हैं। ओके, अब ये कि इनकी कॉम्पोजिशन, ठीक है, इसमें जो जजेस, नंबर ऑफ जजेस है ना, जजेस की तादाद वो तयन नहीं की गई। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। चीफ जस्टिस एक होता है और जो बाकी जजेस होते हैं उनकी तादाद अकॉर्डिंग टू नीड वगैरह और साथ में चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। क्वालिफिकेशन में ये है, सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की भी, दोनों की क्वालिफिकेशन में ये है कि मस्ट बी मतलब सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का। एंड इस सुप्रीम कोर्ट के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दी कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो वो 5 साल किसी निचली अदालत में जज होना चाहिए, या तो फिर उसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर। ठीक है, ठीक है, एज लिमिटेशन है 62 इयर्स का, मतलब एक जज हो जाए। नेक्स्ट इसके हेडक्वार्टर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बेंचेस भी हमने देख लिए हैं कहाँ कहाँ है इसके। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवरटेकिंग। ये जो है ओवरटेकिंग मतलब चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं, वही सारा प्रोसीजर है। अपॉइंटमेंट आ जाता है आगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनकी तो मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे होनी है अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट की है ना वो भी मतलब प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सीनियर जजेस वगैरह की ये कंसर्न से होती है। ठीक है, अच्छा, शरीयत फेडरल कोर्ट की तरफ आते हैं। ये पहले शरिया बेंच के नाम से थी 1979 में। ठीक है, लेकिन इन 1980 इसको शरीयत फेडरल कोर्ट का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसमें जो जजेस होते हैं ना उनकी तादाद अकॉर्डिंग टू नीड वगैरह होती है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन बेसिकली इसमें ना 3 से 7 जजेस मतलब लाजमी होते हैं। ठीक है, और तो और ये जो जजेस होते हैं ना ये उल्मा होते हैं। ओके, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और हाई कोर्ट के जो होते हैं सीनियर्स वगैरह उन सबके कंसर्न से होती है। एक बाकायदा एक प्रोसेस है। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाती है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही सबके नाम बता दिए। स्पेशल कोर्ट, ड्रग कोर्ट, ईटीसी ऑल कोर्ट्स इसमें आ जाती हैं। इसमें जो जजेस वगैरह होते हैं ना वो भी अकॉर्डिंग टू नीड वगैरह होते हैं। बेसिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थे, जो कि मैंने बता दिया। उनकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है ना तो प्राइम मिनिस्टर और सीनियर जजेस वगैरह मिलकर करते हैं। ठीक है, और उनकी कंसर्न से होती है। एक सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया इसमें ड्रग कोर्ट है, फायर कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ईटीसी ऑल, ये सारी कोर्ट्स आ जाती हैं, सेशन कोर्ट वगैरह। ठीक है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है वो प्राइम मिनिस्टर और सीनियर जजेस की कंसर्न वगैरह से होती है, ईटीसी ऑल, ये सारी चीजें। ठीक है, बेसिक जो थे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थे, जो कि मैंने बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी की पावर क्या और क्या उसके फंक्शंस है। फर्स्ट पे आता है ये प्रोटेक्शन करती है पीपल की, मतलब लोगों की प्रोटेक्शन करती है और इनके राइट्स की भी करती है। ठीक है, फर्स्ट है इसका। नेक्स्ट है ये प्रोटेक्शन करती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, इसकी प्रोटेक्शन करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सारे मामला वगैरह देखती है। नेक्स्ट है हेयरिंग अपील्स, ये अपील सुनती है। ठीक है, अपील्स और रिव्यू ये दो अलग अलग चीजें। देखिए रिव्यू वगैरह ना ऐसी मतलब उसी कोर्ट में होता है। अगर देखें अगर कोई फैसला है उसमें कोई ग्रामेटिकली या फिर कैसे भी ग्रामर वगैरह की कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई फैसला वगैरह आपको मतलब ठीक नहीं होता तो हम रिव्यू की अपील कर सकते हैं। सॉरी, हाँ, अपील और रिव्यू की बात कर रही हूँ मैं, हम रिव्यू कर सकते हैं, उसी कोर्ट में होता है रिव्यू। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह भी है, तो जहाँ का फैसला होगा वहीं पर जो है वो रिव्यू होगा।
और फिर जो मिस्टेक वगैरह होती है वो ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ग्रामर की कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से बात जो है वो सही तरह से वाज़िह नहीं हो पाती, तो फिर अक्सर रिव्यू की जो है एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, रिव्यू पिटीशन की जाती है। और जो होती है ना अपील्स होती है, अपील ही होता है कि हायर कोर्ट में दी जाती है। केस के लिए जो है अपील्स वगैरह वो सुनती है ये। एक्चुअली रिव्यू और अपील्स और विजन ये एक अलग सी चीज़ है और ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है। ये मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। अच्छा, नेक्स्ट एडवर्सरी डोमेन। अब ये जो है एडवाइस वगैरह भी देती है, ठीक है, ये एडवाइस वगैरह देगी कि मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर आप लोग ऐसे कर लेंगे तो भी मसला हल हो जाएगा वगैरह। रिव्यू पावर के अबाउट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इशू डायरेक्शन, ठीक है, अगर तो कोई इशू हो जाता है, कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो ये बताती है, ये इशू के लिए डायरेक्शन देती है कि हमें सही रास्ता बताती है, हमें एडवाइस वगैरह देती है कि ऐसे कर लेंगे तो ये बेहतर है, व्हाट वी डू टू रिसॉल्व इट एंड ETC, ठीक है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, ये मैंने पहले ही बताया है कि ये लॉ की इंटरप्रिटेशन करती है। वैसे भी हर एक कोर्ट लॉ की इंटरप्रिटेशन जरूर करती है और इसके अकॉर्डिंग सारा काम करती है। नेक्स्ट रूल मेकिंग, ठीक है, ये रूल मेक करती है, जैसे कि हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए रूल मेक करेंगे, प्रेसिडेंट वगैरह बनाएंगे, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है सोमोटो पावर। सोमोटो पावर का मतलब होता है एज खुद नोटिस लेना। सोमोटो पावर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे ना, चीफ जस्टिस, उनके पास तो सोमोटो का इख्तियार होता था, ठीक है, वो कोई भी काम मतलब अपनी मर्जी से भी कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग ना इस चीज का गलत फायदा उठाने लगे थे, इस वजह से 26 अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट हुई जिसके थ्रू सोमोटो पावर को खत्म कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। पहले जैसे वो अगर 90 या 100% थी ना, अब उसको 5% पे ला दिया गया, ठीक है। सोमोटो पावर में कुछ इस तरह से कि 3 जजेस जो होते हैं वो मिलकर कोई कंसर्न वगैरह करेंगे, ETC होगी, इसका भी एक अलग प्रोसेस है। पहले सोमोटो पावर होती थी लेकिन अब इसको लिमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ केस। इसकी पावर में ये भी आता है कि केस को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट्स में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ETC ऑल, वो डिपेंड करता है केस की नेचर पर। नेक्स्ट है रिजॉल्व डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है और पनिशमेंट्स वगैरह देती है। इसकी पावर फंक्शन में कि वो जब एक राइट वगैरह डिटरमाइन कर लेती है, जब राइट डिटरमाइन करती है ना तो फिर पनिशमेंट देती है जिसकी होते हैं, और जिसका राइट होता है उसको राइट देती है। चेक एंड बैलेंस मेंटेन करती है और ऑर्डर को मेंटेन करती है, ठीक है। सो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था, होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।